Assalamu alaikum dear students, welcome to Alham Dynamic World. I am Nadia Rana and today we are going to deal with play 3 of intermediate part 1, which is from unit 6. Let's take a start with the play. Let's discuss the story beforehand. What is it about? ये जो play है, this is about human emotions, इंसान के जज्बात, आपस की जो रिलेशनशिप्स होती हैं, आपस का जो बॉन्ड होता है और इंसान की ज़िंदगी में जो बेसिक फ़िलॉसफी ऑफ लाइफ जिसको डोमिनेट करना चाहिए वो यहाँ पर हाईलाइट हुई है कि इंसान की ज़िंदगी की फ़िलॉसफी होनी चाहिए कि वो खुशियाँ बांटे, खुश रहे और खुश रखे। इंसान बेसिकली बड़ा डिस्ट्रक्टिव है। हमारी कोशिश ये होती है कि हम ना तो खुद खुश रहते हैं और ना ही दूसरों को खुश रहने देते हैं, और अगर हमें किसी दूसरे की खुशी नज़र आती है तो कहीं ना कहीं एक छोटी सी तकलीफ़ हमारे अंदर जागना शुरू हो जाती है। इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स अबाउट ह्यूमैनिटी। इंसानियत ही कुछ ऐसी बनी हुई है, हम अंदर से दूसरों को देखकर खुश होने की एबिलिटी थोड़ी कम रखते हैं। हम में रेजिस्टेंस पावर थोड़ी कम है, हम में पेशेंस थोड़ी कम है, टॉलरेंस थोड़ी कम है, और ये अपनी खुशियों को सेक्रीफाइस करना दूसरों की खुशियों की खातिर, ये एलिमेंट तो बहुत ही कम है। इस प्ले के अंदर डिस्कस ही इस चीज़ को किया गया है कि इंसान को अपनी खुशी पर दूसरों की खुशियों को तरजीह देनी चाहिए। यही इंसानियत है, यही वो चीज़ है जिसकी खातिर हमें इस दुनिया में भेजा गया है कि दुनिया में इंसान रहे, दुनिया की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरी करे, लेकिन अपनी खुशियों को पूरा करने की खातिर दूसरों की खुशियों को उनसे छीने मत। दिस इज़ लाइफ, सेक्रीफाइस, पेशेंस, और हमें यहाँ इसी का एक लेसन मिलने वाला है। प्ले है, सो डेफिनेटली एक प्ले का एक सिनेरियो होता है, एक प्रॉपर सिनेरियो होता है। लेट्स डिस्कस फर्स्ट अबाउट द डिफरेंस बिटवीन अ प्ले एंड अ ड्रामा। हम जो ड्रामा पढ़ते हैं या जो हम ड्रामा लिखते हैं या जो हम ड्रामा देखते हैं, वो आपने देखा होगा, अब टीवी सीरियल्स चल रहे होते हैं, आप देख रहे होते हैं कि वो सब ड्रामाज होते हैं। उनके अंदर क्या होता है कि एक वक्त में एक बंदा ट्रैवल करता है, आप उसको जहाज़ में भी देखते हो, आप उसको दूसरी दुनिया के ममालिक में घूमता हुआ भी देखते हो। उसकी डिफरेंट एपिसोड्स होती हैं और वो बहुत से दिनों की स्टोरी होती है जो हम देखते हैं। तो उसके एपिसोड्स 100+ भी हो सकते हैं। ड्रामाज आजकल जो स्टार प्लस के ड्रामे और जो A+ वगैरह के ड्रामे आ रहे हैं, वो तो शायद 100s की में उनकी एपिसोड्स होती हैं। बड़ा ही कोई फारिग होगा जो इतनी एपिसोड्स बैठ के फ्री टाइम में देख सकता है, लेकिन ड्रामा के लिए बहुत सी एपिसोड्स होती हैं। और पुराने वक्तों में जो हमारे ड्रामा आते थे कोई 20-30 ईयर्स बैक, वो कोई 12-13 एपिसोड्स भी होती थी। इसका मतलब है एपिसोड्स तो होती हैं, और उसका ये भी एक सीन होता है कि उसके अंदर ना टाइम लिमिट है, वो ईयर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो डेज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन जो प्ले है ये ऐसा होता है जिसमें किसी एक दिन की स्टोरी एक सीक्वेंस में चलेगी। आप इसमें कर्टन को बार बार बंद और ओपन होता हुआ ज़रूर दे सकते हो, जो स्टेज पर परफॉर्म हो सके, और उसके अंदर कोई एक सीन है या 2 या मैक्सिमम 3 सीन हैं जो कट होते हैं और चेंज होते हैं, और यूजुअली एक ही सीन पे पूरा प्ले बन जाता है। तो एक एपिसोड जो स्टेज पर परफॉर्म होती है, अब तो वो टीवी ड्रामास के अंदर भी परफॉर्म हो रही है, लेकिन वो प्ले का मतलब ये होता है एक लॉन्ग सीरियल, ठीक है, जो एक ही स्टोरी एक साथ ही आप देख लेते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है प्ले में और आपके ड्रामा में। तो ड्रामा के लिए कोई सीन होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप उसके अंदर तो हर सीन के पीछे बैकग्राउंड चेंज होता देख रहे होते हैं, और वो बहुत सारे कट, छोटे छोटे कट्स, एक डायलॉग के बाद कट चल रहा होता है और उसके बाद ड्रामा रिकॉर्ड हो रहा होता है। लेकिन प्ले में कट्स नहीं होते हैं, ये आपके सामने परफॉर्म हो रहा होता है, तो डायलॉग्स याद किए हुए होते हैं और वो उसमें एक गलती की भी गुंजाइश नहीं होती। तो इसका एक प्रॉपर, क्योंकि स्टेज परफॉर्मेंस है, तो प्रॉपर एक सीन बनेगा और वो सीन कंटिन्यू भी रहेगा, और उसी के अंदर डिफरेंट सिचुएशंस जो हैं वो चेंज होंगी। और अगर कहीं सीन चेंज होना भी हो, अगर कर्टन एक दफ़ा ऊपर आकर बंद भी होगा, तो पीछे के पूरा ऑल टुगेदर सीन चेंज नहीं हो सकता। कोई 1-2 चीज़ें उठा ली और रख दी,
ज़्यादा से ज़्यादा ये चेंजेस हो सकती हैं कि आपने लिविंग रूम से डाइनिंग रूम का सीन बना दिया, डाइनिंग रूम से लिविंग का बना दिया। ऐसी थोड़ी बहुत चेंजेस जो चेयर्स यानी फर्नीचर के सेटअप से आप चेंज कर सकते हो, ऐसी चेंजेस आती हैं। बेसिक सीन से वही रहता है। अब हमारे पास एक प्ले है और प्ले का नाम है द ऑयस्टर एंड द पर्ल। कितना खूबसूरत नाम है ना। ऑयस्टर क्या होता है? ऑयस्टर वो जो सिपी होती है बड़ी सी, जो समुंदर के अंदर पाई जाती हैं सिपियाँ, उनमें से सिपी ऑयस्टर, और उस ऑयस्टर के अंदर पाया जाने वाला मोती, नायाब मोती। ऑयस्टर जो है ऐसा ऑयस्टर जिसके अंदर नायाब मोती हों, समुंदर में भी बहुत कम नादिर पाए जाते हैं। क्योंकि देखो सिपी हर तरफ से बंद होती है, आप उसको अंदर पानी भी डालो तो वो नहीं जा रहा होता। जो जिसके अंदर पर्ल होता है, ऐसी सिपियों की मैं बात कर रही हूँ। हर सिपी की बात नहीं कर रही, उसमें यूजुअली साम एंड पे और स्टार्ट में एक होल होता है। तो इसके जिस सिपी के अंदर मोती मिलता है ना, इसकी खूबसूरत बात तो ये है कि इसका मुँह ही कोई नहीं होता, ये बंद होता है। अपने अंदर बहुत सी खूबियाँ, बहुत कीमती चीज़ रखे हुए एक सिपी, उसको हम कहते हैं ऑयस्टर एंड द पर्ल। तो यहाँ पर जो सीन है, जो स्टोरी है, वो एक्चुअली पूरा सीन ही एक ऑयस्टर है और उसके अंदर पाए जाने वाले लोग जो हैं वो पर्ल हैं, वो मोती हैं। बड़े कीमती लोग हैं क्योंकि वो तादाद में सिर्फ 909 हैं, लेकिन उन्होंने जो एक दुनिया सजा के रखी है वो किसी मोती से कम नहीं है। तो लेट्स मूव इनटू द प्ले। व्हाट द सीन बेसिकली इज। सीन क्या है? हैरी वैन डूसन। हैरी वैन डूसन एक बार्बर का नाम है, ठीक है, और मेजर कैरेक्टर है इस प्ले का। और ये पूरा प्ले उसी की बार्बर शॉप के अंदर ही कंडक्ट हुआ है, राइट। तो हैरी वैन डूसन्स बार्बर शॉप इन ओके बाय द सी। जगह का नाम क्या है? ओके बाय द सी। कितना मज़े का नाम है, ओके। तो इसका मतलब है बाय द सी, समुंदर के किनारे। जगह का नाम भी ऐसा रखा गया है जिसके अंदर पूरा समझ आती है कि ये किस किस्म के लोग और किस किस्म की जगह है। बाय द सी, समुंदर के पास कोई एक छोटा सा इलाका है। और ओके, यहाँ हर चीज़ ठीक ठाक है, ओके। हम ऐसे इंसान हैं और इंसान को इसलिए नहीं भेजा गया दुनिया के अंदर जाओ मौजे करो, ऐश करो, खाओ पियो और दुनिया से वापस आ जाओ। हर लम्हे इंसान इम्तिहान देता है, हर लम्हे इंसान मुश्किलात से गुज़रता है। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो हर हाल में खुश रहना सीख जाते हैं। उनके लिए हर लम्हा, चाहे वो सख्त है चाहे वो आसान है, वो ओके है। ओके कहना, ये जैसे हम कहते हैं ना शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हर हाल में, तो ये हर बंदा शुक्र हर हाल में अदा नहीं कर सकता। ज़्यादातर लोग जब ज़्यादा मुसीबत पड़ती है, एक पे शुक्र कर देंगे, दो पे कर देंगे, उसके बाद बस होना शुरू हो जाती है और वो नाशुक्र होना शुरू हो जाते हैं और वो गिले शिकवों पर उतर आते हैं। इसी तरह इंसान फितरतन जो है वो नाशुक्र है। तो अब इसकी हमें अपने अंदर आदत डेवलप करनी पड़ती है कि हम हर हाल के अंदर अपने आप को ढालने की कोशिश करें। तो ये एक ऐसा इलाका है जहाँ एवरीथिंग इज़ ओके। हालांकि हम इस पूरे प्ले में देखेंगे देयर इज़ नथिंग ओके इन इट। सब किसी न किसी मुश्किल और परेशानी का शिकार हैं। सब गरीब लोग हैं जो समुंदर किनारे रहते हैं और समुंदर से जो चीज़ें आती हैं बह के साथ साथ, उसी पर उनका गुजर बसर होता है। बाकी दुनिया से दे आर कट ऑफ, उनका कोई इतना ख़ास ताल्लुक़ नहीं है। रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए भी उन्हें बहुत दूर दराज ट्रैवल करके वो चीज़ें अपने पास लानी पड़ती हैं। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसको आप कह सकते हो कि जो लग्जूरियस लाइफ उनके पास किसी तरह से भी हो, लग्जरीज नहीं है लाइफ की, लेकिन दे आर हैप्पी, दे आर ओके, दे आर फाइन विद देयर लाइफ। सो द नेम ऑफ द प्लेस रिप्रेजेंट्स द पीपल ऑफ दैट एरिया, कि वो लोग मुतमईन हैं, ओके बाय द सी, एवरीथिंग इज़ ओके ओवर देयर। और वो जगह का नाम है। कहाँ है ये जगह? इट इज़ इन कैलिफोर्निया। और पॉपुलेशन क्या है वहाँ की? 909, आबादी 909 है। तो ये सारा सीन नज़र आ रहा है कि वैन डूसन की बार्बर शॉप है, जगह का नाम दिखाया है ओके बाय द सी, और वहाँ ये कैलिफोर्निया की एक जगह दिखाई है और जहाँ की आबादी 909 है। द साइन ऑन द विंडो, बार्बर शॉप का जो सीन है उस पर जो खिड़की है, जो विंडो है, उसके अंदर क्या है? उस पर एक साइन बना हुआ है और साइन के साथ लिखा हुआ है, जो साइन ये बता रहा है कि ये कौन सी जगह है, हैरी वैन डूसन, कि यहाँ पर जो बार्बर है उसके नाम पे वो शॉप है और उसका नाम है हैरी वैन डूसन। बार्बर जो कि एक नाई है, बालों को काटता है।
इट्स एन ओल्ड फैशन शॉप, ये पुराने फैशन की, पुरानी वजह की, पुरानी तर्ज की एक दुकान है। क्राउडेड विद स्टफ, जिसके अंदर बहुत सा सामान है, नॉट यूजुअली फाउंड इन बार्बर शॉप, जो आम तौर पर बार्बर की दुकान में नहीं पाया जाता। हम अगर इमेजिन करें, हमारी इमेजरी के अंदर अगर कोई बार्बर शॉप आती है तो हमें क्या कुछ नज़र आता है? सब चीज़ें जो जिसको आप कह सकते हो कि कॉस्मेटिक्स नज़र आएंगे आपको, चेयर्स और फर्नीचर भी ऐसा होगा जिसके अंदर लोग बैठते हैं और वो चेयर्स ज़रा रोटेट हो सकती हैं, और आपको डिफरेंट टाइप की सीजर्स, ड्रायर्स, शैम्पूज़, ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं बार्बर की शॉप पर। लेकिन इसकी दुकान थोड़ी हट के है। इसमें आम तौर पर जैसी बार्बर शॉप के अंदर चीज़ें रखी जाती हैं वैसी नहीं दिखाई देती। तो हमारा हर सीन कुछ ना कुछ जो अपने अंदर एक कहानी लिए हुए है। बार्बर शॉप एक यूजुअल बार्बर शॉप नहीं है। उसकी लुक से ये बात पता चलती है कि जो बार्बर का काम है वो है बाल काटना, लेकिन हमारा यहाँ पे जो बार्बर है ये उससे बहुत बड़ा काम कर रहा है, उससे हट के बहुत बड़ा काम कर रहा है। और उसकी जो शॉप है वो एक टिपिकल बार्बर शॉप नहीं है। इसका मतलब है यहाँ सिर्फ वो लोग नहीं आते जिनका काम बाल कटवाना है। वो यहाँ पर आकर कुछ गॉसिप्स भी कर सकते हैं, कुछ शेयरिंग भी कर सकते हैं, कुछ सजेशंस भी ले सकते हैं, कुछ सजेशंस भी दे सकते हैं। तो ये एक डिफरेंट सॉर्ट ऑफ शॉप है। हैरी हिमसेल्फ फॉर इंस्टेंस, मिसाल हम इस तरह से ले सकते हैं कि जैसे हैरी खुद, ही हैज़ नेवर बीन नोन टू पुट ऑन अ बार्बर वाइट जैकेट। बार्बर के बारे में सोचा जाता है कि उसने एक सफ़ेद कलर की जैकेट पहनी होगी जिसके ऊपर जब वो लोगों की कटिंग करता है तो बाल नज़र आएँ और वो झाड़ सके और वो साफ़ सुथरा रहे, तो उसका जो सफाई नज़र आती है ना वाइट कलर की जैकेट से, तो उसकी वो जो टिपिकल वाइट जैकेट होती है वो तो हैरी ने कभी नहीं पहनी। इसका मतलब है कि उसने पुट ऑन नहीं किया वो हुलिया या वो ज़िंदगी जो किसी नाई की ज़िंदगी हो सकती है। उसकी ज़िंदगी भी थोड़ी डिफरेंट है। उसकी ड्रेसिंग स्टाइल से हमें पता चलता है ही इज़ अ बिट डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन। और टू वर्क विदाउट अ हैट, किसी ने उसको कभी नहीं देखा कि उसने नाई की वाइट जैकेट पहनी हो या फिर कभी किसी हैट के बगैर काम किया हो। अब नाई का हैट से क्या लेना देना, वो तो खुद अपने बालों को ऐसा स्टाइलिश रखते हैं कि दूसरे देख के इम्प्रेस हो कि वाह बाबर खुद के बाल इतने अच्छे तो लोगों के बाल कितने अच्छे काटेगा। लेकिन वो हमेशा एक ख़ास किस्म का, एक ख़ास नहीं मुख्तलिफ़ किस्म के, ये कह सकते हैं कि हैट के बगैर वो काम नहीं करता था, लेकिन हैट एक तरह का नहीं पहनता था। ऑफ सम सॉर्ट ऑन हिज हेड, अपने सर पर हमेशा हैट पहनता था, उसके बगैर उसको किसी ने कभी नहीं देखा था। अ स्टोव पाइप, उसके दुकान के अंदर एक स्टोव पाइप पड़ा हुआ था। अ डर्बी, ये हैट्स के नाम है, राइट। डर्बी हैट उसके पास होते थे। अ वेस्टर्न, जो वेस्ट में जिस किस्म के हैट्स पहने जाते हैं वो। अ बॉम्बर्ग, अ स्कल कैप, अ बैरेट और अ स्ट्रॉ, ये सब डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैप्स या आप हैट्स कह सकते हो। टोपियों की मुख्तलिफ इकसाम और उनके नाम हैं। उसने सब कुछ अपनी दुकान में रखा हुआ था, एक स्टैंड के ऊपर सब कुछ डिस्प्ले किया हुआ था, और हर दफ़ा जब वो किसी का हेयर कट करने लगता था तो वो उनमें से एक नया हैट उठाता था और अपने सर के ऊपर रख लेता था। तो डिफरेंट हैट्स की कलेक्शन उसके पास थी। एज इफ पुटिंग ऑन दीज वेरियस हैट्स समवट एक्सप्रेस द क्वालिटी ऑफ हिज सोल, जिस तरह के उसने हैट्स रखे हुए थे ना, वो एक लिहाज से एक्सप्रेस करते हैं कि एक एक्सप्रेशन था, उसकी रूह की तर्जुमानी करते थे उसके हैट कि वो किस किस्म की शख्सियत का मालिक है। वो वेरिएशन चाहता है, वो चेंज चाहता है, वो करता है जिससे दिल खुश हो, जिससे जो करने को दिल करे वो उठाता है और एक हैट चेंज करता है। इसका मतलब है जब कभी उसको चेंज चाहिए होती है तो वो उन हैट्स के थ्रू रिप्रेजेंट करता है कि उसको अब चेंज चाहिए और वो लोगों की ज़िंदगियों में भी तब्दीली लाने के बारे में सोचता है। तो वो जो चेंजिंग चाहता है, डिज़ायरस है जिस चीज़ के लिए, वो यहाँ पर डिपिक्ट करते हैं उसके हैट्स। और सजेस्टेड द रेंज ऑफ इट, और उसके पास जिस किस्म की रेंज है, जिस किस्म के हैट्स हैं, उससे हमें अंदाज़ा होता है कि वो कितनी दुनिया के बारे में जानता है और कितना शऊर उसको है और कितनी ख्वाहिशात उसके अंदर हैं और वो कितने लोगों के अंदर वो सब अवेयरनेस बांटता है। अब यहाँ पर एक नाई है और वो लोगों के बीच में अवेयरनेस बांटता है। ये कैसे होता है ये हमें प्ले सिखाएगा, अभी तो हम सिर्फ उसका सीन देख रहे हैं। ऑन द वॉल्स, जो दुकान के अंदर दीवारें हैं,
और ऑन शेल्व्स, या फिर हम कह सकते हैं जो शेल्व्स लगे हुए हैं, आर मेनी ऑड्स एंड एंड्स। ऑड्स एंड एंड्स, इसका क्या मतलब होता है? डिसऑर्गेनाइज थिंग्स। यहाँ पे कुछ तरतीबवार चीज़ें नहीं है, यानी हम कभी कोई जगह डेकोरेट करना चाहते हैं ना, तो हम बाकायदा उसके लिए प्लान करते हैं कि हमने इस कॉर्नर को कैसे डेकोरेट करना है और हमने यहाँ क्या चीज़ लानी है, और फिर जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है हम मार्केट जाते हैं और वो चीज़ें परचेज़ करते हैं, और फिर उसके बाद लाकर हम डेकोरेशन करते हैं अपने घरों के अंदर, या अपने जो जिस प्लेस पे हम बिज़नेस कर रहे हैं उसको हम अकॉर्डिंगली डेकोरेट करते हैं। लेकिन जैसे मैंने बोला, ओके बाय द सी को एक ऐसी जगह दिखाया गया है जहाँ पर आम दुनिया का आना जाना नहीं है, जहाँ से मार्केट करीब नहीं है, जहाँ के लोग बहुत कम ट्रैवल करते हैं। तो उस जगह पर जो अवेलेबल चीज़ें हैं वही होंगी जो बेतरतीब सी उसने सजाई हुई हैं। सम एपरेंटली वॉश्ड अप बाय द सी, उनमें से कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो बस उसको उसके नसीब में लिखी थी, क्योंकि समुंदर अपने साथ बहा कर वो चीज़ें लाया, इसने कलेक्ट की और अपनी दुकान में लाके सजा दी। ज़ाहिर है समुंदर से ज़्यादातर हम सी शेल्स और क्या डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोन्स, या फिर जो लोगों ने सामान किसी किस्म का समुंदर में बहा दिया होता है वो किसी बह कर किनारे तक आ जाए, ऐसी चीज़ें मिल सकती हैं। तो ऐसी चीज़ों से ही उसने अपनी शॉप को सजा रखा है, जो रिप्रेजेंट करती है कि समुंदर से आने वाली चीज़ें जिस किस्म की होती हैं उस किस्म की चीज़ें हम इमेजिन कर सकते हैं कि उसकी शेल्फ्स पर, उसकी वॉल्स पर सजी हुई हैं। विच इज़ अ ब्लॉक डाउन द स्ट्रीट, हम कह सकते हैं कि रश सा उस जगह पर बना हुआ है। एबेलोन एक शेल फिश है, ठीक है, एंड अदर शेल्स, और मुख्तलिफ़ किस्म के जो शेल्स हैं वो उसने रश करके वहाँ पे डिसऑर्गेनाइज से सजाए हुए हैं। पीसेस ऑफ ड्रिफ्ट वुड, और आप कह सकते हो कि जो लकड़ी के पीसेस, कभी दरख्त पूरा टूट के समुंदर में चला गया, कभी किसी ने अपने घर के फर्नीचर की कोई चीज़ फेंक दी, तो वो जो लकड़ी के डिफरेंट टूटे हुए तख्ते टुकड़े जो होते हैं वो बह बह के समुंदर के साथ आते हैं, यही चीज़ें उसके पास मौजूद हैं। उसके अलावा क्या है? अ लाइफ जैकेट। समुंदर के पास रहने वालों के पास ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि लाइफ सेवर थिंग्स, अचानक समुंदर में तूफ़ान आ जाए तो ख़ुद को कैसे सेव करना है। अगर समुंदर में अचानक पता चलता है कि कोई गिर गया, कोई बह गया, उसको सेव करने के लिए क्या किया जा सकता है? उसकी तरफ जैकेट फेंकना या जैकेट पहनकर उसको सेव करने जाना। तो जो समुंदर के पास सिक्योरिटी थ्रेड्स, पानी के पास जो चीज़ें होनी चाहिए उनमें से एक, इसका मतलब है वो इतना शऊर वाला है, इतनी समझ वाला है कि उसको पता है कि समुंदर के पास रहने के ख़तरात क्या होते हैं, और उसके मुताबिक उसने एक लाइफ जैकेट भी अपनी दुकान के अंदर रखी हुई है। रोप एक रस्सी है, इसका ताल्लुक भी आप यही कह सकते हो कि इसी किस्म के ख़तरे से है कि अगर कोई पानी में बह जाता है तो आप उसकी तरफ रस्सी उछाल सकते हो अगर वो करीब है, और उसके थ्रू उसको वापस खींच सकते हो। तो समझदाराना तरीके से उसने अपनी शॉप के अंदर सामने सामने ऐसी चीज़ें रखी हैं जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इसका मतलब है वो लोगों की लाइफ को लेकर बड़ा सीरियस है और वो चाहता है कि किसी को कोई तकलीफ़, कोई अजियत ना पहुँचे। सी प्लांट्स, समुंदर के आसपास मुख्तलिफ़ प्लांट्स उगे होते हैं, वो जो खुदरो हैं और समुंदर की खूबसूरती हैं, उन इलाकों की खूबसूरती हैं, वो छोटे छोटे प्लांटर्स के अंदर उसने सी प्लांट्स लगा रखे हैं। और उसके अलावा क्या है? देयर इज़ वन ओल्ड फैशन चेयर, और एक पुरानी वज़ा की, कभी कहीं जब आते वक्त जब उस इलाके में आया होगा अपने साथ एक कोई पुरानी शक्ल की, पुराने फैशन की एक कुर्सी थी, वो साथ लाया होगा, वो भी इसके पास थी। When the play begins, this was the whole scene. हम इमेजिन कर सकते हैं कैसा सीन, एक बार्बर शॉप और उसके अंदर क्या डेकोरेशन हुई हुई है, किस किस्म का वो इंसान है, हैट्स पड़े हुए हैं। तो वो अब सीन के अंदर के कैरेक्टर्स हमारे सामने आने चाहिए। When the play begins, जब ये प्ले स्टार्ट होता है, हैरी इज़ सीटेड इन द चेयर, हैरी एक कुर्सी पर बैठा हुआ है। अ बॉय ऑफ 9 साल की उम्र का एक बच्चा, और 10 आप कह सकते हैं 9 या 10 साल की उम्र का एक बच्चा है, नेम्ड क्ले, इस बच्चे का नाम है क्ले लाराबी, इज़ गिविंग हिम अ हेयर कट। अब ये फिर एक यूनिक सी बात नज़र आती है कि हमारा जो बार्बर है वो 9-10 साल के बच्चे के बाल काट नहीं रहा है, 9-10 साल के बच्चे से बाल कटवा रहा है एक चेयर पे बैठा हुआ। तो ये भी एक डिफरेंट सीन है। हम एक्सपेक्ट नहीं करते एक नाई से कि वो एक बच्चे से
क्योंकि नाई यूजुअली अपने बालों को लेकर बड़े कॉन्शियस होते हैं। उनके स्टाइल को तो लोग कॉपी कर रहे होते हैं कि ये बार्बर की खुद की जैसी कटिंग है। अक्सर आने वाले कहते हैं जैसे आपके बाल ऐसे काट दें, तो वो एक बच्चे से हेयर कट ले रहा है। बच्चे को कितना पता है हेयर कटिंग के बारे में। तो अब यहाँ पे जो हमारा बार्बर है उसको हम इमेजिन कर सकते हैं कि उसके लिए अपनी जॉब से ज़्यादा दूसरों की खुशियाँ कितनी इंपॉर्टेंट है। उस बच्चे को खुशी दे रहा है, उस बच्चे को पैसे देगा। तो ये बातें एक आम नाई क्या कैलिबर नहीं हो सकती। तो ये उस कैलिबर से बहुत ऊपर की चीज़ है। हैरी इज़ रीडिंग अ बुक। वो कॉन्शियस भी नहीं है कि बच्चा उसके बाल कैसे काट रहा है। बच्चा उसके बाल काट रहा है और हैरी खुद से एक किताब पढ़ रहा है। यहाँ हम ये भी देख सकते हैं कि वो डिलिबरेटली अवॉइड कर रहा है ये देखना कि वो बच्चा उसके बाल कैसे काट रहा है। अगर वो ध्यान करेगा तो उसे नज़र आएगा कि वो कितना बुरा नज़र आ रहा है, क्योंकि डेफिनेटली जो बार्बर शॉप होती है उसमें चेयर के बिल्कुल सामने एक मिरर भी होता है और मिरर के अंदर आप अपने आप को देख सकते हो। और नाई को जिसका जो काम है उसको उसकी परफेक्शन का पता होता है। अब नाई को अपने बालों का हशर होता नज़र आएगा तो वो कैसे बर्दाश्त करेगा। तो उसने जानबूझ के नज़रें चुरा रखी हैं, वो एक किताब पढ़ रहा है। वन ऑफ द मैनी इन द शॉप। ये किताब उन बहुत सी किताबों में से एक किताब है जो उसकी दुकान के अंदर पड़ी हुई थी। इसका मतलब है वो एक पढ़ा लिखा नाई है। उसकी किताबें, उस कलेक्शन, बुक्स की कलेक्शन भी उसकी शॉप के अंदर है और वो उस पर भी टाइम स्पेंड करता है। तो वो चीज़ों को, यानी फ़िलॉसफी ऑफ लाइफ उसकी क्या है, ये वो आगे बताएगा और हम इम्प्रेस भी होंगे उसकी फ़िलॉसफी ऑफ लाइफ से और दिल भी चाहेगा कि हम इसको अडॉप्ट भी करें। अब हमारे डायलॉग स्टार्ट होते हैं। तो हमारे पास अभी उस शॉप के अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं? हमारे पास 2 कैरेक्टर्स हैं, एक क्ले लारबी और एक हैरी वैन डूसन। तो दोनों कैरेक्टर्स अब आपस में जो डायलॉग करेंगे, जो बात करेंगे, वो हम देखते हैं। क्योंकि डायलॉग का मतलब ये होता है कि आप कैरेक्टर का नाम लिखते हो और उसके बाद उसका पूरा डायलॉग लिखते हो, क्योंकि ये एक प्ले है। हर एक प्ले के अंदर इसका ये रूल होता है कि कैरेक्टर्स के नाम लिखकर उसके बाद उनके डायलॉग लिखे जाते हैं और वो अपने हिस्से का डायलॉग बोलते हैं और उसके बाद खामोशी होती है और दूसरा बंदा अपने हिस्से का डायलॉग बोलता है। तो यहाँ बात पूरे प्ले में जो स्टार्ट कर रहा है वो कौन कर रहा है? वो कर रहा है क्ले लारबी। क्ले, वेल आई डिड वट यू टोल्ड मी। मैंने कर दिया है जो तुमने मुझे कहा था। यानी तुम डेफिनेटली, उसको कहा गया था कि मेरे बाल काट दो, तो उसने बाल काट दिए। उसने कहा मैंने वो कर दिया जो तुमने मुझे कहा था। मिस्टर वैन डूसन, आई होप इट्स ऑल राइट। मेरा ख्याल है कि ये ठीक ही लग रहे हैं। जाहिर है वो क्या कर रहा था? वो बाल काट रहा था और एक 9-10 साल का बच्चा बाल काट रहा था, तो उसने कैसे काटे होंगे और उसकी नज़र में वो कितने का ठीक हो सकते हैं, ये हम इमेजिन कर सकते हैं। बल्कि शायद बड़ा एक ह्यूमरस सा सीन हमारे सामने क्रिएट होता है। उसने कहा मेरा ख्याल है कि ठीक ही लग रहे हैं। आई एम नो बार्बर, मैं नाई तो नहीं हूँ, दो अगरचे मैं कोई नाई नहीं हूँ। ही बिगिन्स टू कॉम द हेयर। अब जो कुछ उसने काटा था उस पर वो कंघी भी कर रहा है, उसको सही भी कर रहा है। हैरी, यू जस्ट गेव मी अ हेयर कट। बस तुमने मुझे मेरे बाल काटने थे, काट दिए, क्या तुमने नहीं किया? आपने अक्सर देखा होगा कि छोटे बच्चों को खुश करने के लिए बड़े अक्सर उनको वो करने देते हैं जो वो कर रहे होते हैं। वो डिफरेंट क्लिप्स बालों पे बाप के लगा रहे होते हैं और उसको सजा रहे होते हैं और पोनियाँ करके देख रहे होते हैं उसकी। लेकिन ये कहाँ तक मुमकिन है? जब तक वो घर में बैठा हुआ है और वो चीज़ें वो ऐड करें उसके गेटअप में, जिनको वो थोड़ी देर के बाद वो उतार के वो दोबारा अपनी शक्ल में वापस आ सकता है। लेकिन यहाँ पर एक हेयर कट देने का मतलब ये है कि कई दिनों तक उसको सेम ही हुलिये में रहना भी है और लोगों को फेस भी करना है। तो 9-10 साल के बच्चे ने उसके बाल काटे और बच्चे की नज़र में वो बाल ठीक भी थे और वो उसको ठीक कर भी रहा था। तो इसने उस बच्चे की हौसला शिकनी नहीं की। उसने कहा मैंने तुम्हें कहा था तुम मेरे बाल काट दो और तुमने काट दिए। इसका मतलब है मुझे अंदाज़ा था कि किस लेवल पे तुम काम करोगे और मुझे कोई अफसोस नहीं है जैसा भी तुमने किया। क्या तुमने मैंने कहा वो नहीं किया? काटे हैं ना तुमने मेरे बाल। क्ले, आई डोंट नो वट यू वुड कॉल इट। मैं इसे हेयर कट तो नहीं कह सकता, मुझे नहीं पता तुम इसको क्या कहोगे जो मैंने तुम्हारे साथ किया है। यू वॉन्ट टू लुक एट इट इन द मिरर। अब बच्चा मज़ीद उसका सब्र आजमाता और उससे पूछता है कि जो मैंने तुम्हारे बाल काटे हैं तुम शीशे में देखना चाहते हो? ही होल्ड्स आउट अ स्मॉल मिरर। एक छोटा सा मिरर वो अपने हाथ में पकड़ के खड़ा है कि अपने बाल एक दफ़ा देख लो। क्ले, हैरी, नो थैंक्स, नहीं मैं नहीं देखना चाहता। तो हमें अंदाज़ा होता है कि हैरी जानता है कि जो उसके साथ हशर हुआ है वो खुद देख के बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो वो कहता है नहीं थैंक यू, मैं नहीं देखना चाहता। आई रिमेंबर द लास्ट वन।
तो ये इसका एक्सपीरियंस पहला नहीं है, पहले भी वो इस बच्चे से बाल कटवा चुका है और तब उसने शीशा ज़रूर देखा था और उस वक्त शीशा देखने के बाद वो इतना डर गया था, तो वो अब ये तजर्बा दोबारा नहीं करना चाहता। उसने कहा नहीं शुक्रिया, मुझे पिछली दफ़ा का तजर्बा याद है, मैं अब शीशा देख के दोबारा डरना नहीं चाहता। क्ले, आई गेस आई विल नेवर बी अ बार्बर। बच्चा समझदार है, बच्चा बहुत सेंसिबल है। इस बात का अंदाज़ा इस तरह हो सकता है कि ये इनडायरेक्ट बात भी उसको क्लिक की है, उसे समझ आ गई कि मैंने पिछली दफ़ा भी इसके बाल बहुत बुरे काटे थे, तो यकीनन इस दफ़ा भी मैंने वही हाल किया है। तो वो समझ आता है, वो कहता है मैं शायद कभी बार्बर नहीं बन सकता, अगर मैं बार्बर बन सकता होता तो तुम शीशा देखने के काबिल होते, यानी तुम्हें मेरे पे एतमाद होता। नहीं है इसका मतलब ये है कि मैं बार्बर नहीं बन सकता। हैरी, मे बी नॉट, हो सकता है तुम बार्बर ना बन सको। ऑन द अदर हैंड, लेकिन अगर हम इसके दूसरे रुख की तरफ देखें, यू मे टर्न आउट टू बी द वन, हो सकता है तुम कोई ऐसे शख्स बन जाओ हिडन अवे इन द जंक ऑफ द वर्ल्ड, जिसको हम कह सकते हैं ये दुनिया ने डिस्कार्ड किया हुआ इलाका है ना, समुंदर के साथ साहिल का वो इलाका जहाँ ना कोई आता है ना जाता है, ना कोई बसता है, ना सिर्फ 909 की आबादी है। तो ये जंक ही हुआ दुनिया का, जिसको दुनिया ने बेकार करके एक किनारे लगा रखा है। तो वो कहते हैं एक ऐसा तुम मोती साबित हो सकते हो, कोई ऐसा कीमती इंसान साबित हो सकते हो जो दुनिया के नज़रों से ओझल, दुनिया के डिस्कार्ड किए हुए इलाके में मौजूद है। Who will bring merriment to the tired old human heart, जिसको अल्लाह ताला ने इतना ज़्यादा वस्फ दे रखा हो कि वो किसी बूढ़े, किसी बीमार, दुखी दिल की खुशी का बायस बन जाए। तो इसकी नज़र में एक ऐसा इंसान जो किसी बीमार या दुखी इंसान को खुशियाँ बांटता है, वो भी किसी कीमती चीज़ से कम नहीं है। तो उसने कहा हो सकता है तुम नाई ना बनो, यानी तुम किसी प्रोफेशन में माहिर ना हो, लेकिन तुम इंसानियत की कोई ऐसी खिदमत कर जाओ जो कोई और ना कर सकता हो और दुनिया को अंदाज़ा भी ना हो कि हीरा पल रहा है यहाँ पर। क्ले, हु, कौन, मी, मैं? वो हैरान होता है क्या मैं भी कुछ कर सकता हूँ? हैरी, वाई नॉट, तुम क्यों नहीं? क्ले, मैरीमेंट टू द टायर्ड ओल्ड ह्यूमन हार्ट, क्या मैं खुशी दे सकता हूँ किसी थके हुए, बीमार या बूढ़े दुखी दिल को? हाउ डू यू डू दैट, तुम ऐसे कैसे करते हो, यानी तुम ये खुशियाँ कैसे बांटते हो? तो वो छोटा बच्चा उसे सीखने की कोशिश करता है कि खुशियाँ क्या होती हैं और उनको बांटा कैसे जाता है। इसका मतलब है इस बच्चे ने भी अपनी लाइफ में कोई ख़ास खुशियाँ नहीं देखी, तो इसको मैरीमेंट, जिसके खुद के पास इतनी खुशी ना हो, वो नहीं इमेजिन कर सकता कि दूसरों की ज़िंदगी में खुशियाँ कैसे लाई जाती हैं। तो उसने कहा तुम ये खुशियाँ कैसे बांटते हो, क्योंकि वो भी कोई बहुत अमीर शख्स तो नहीं है हैरी कि वो खुशियाँ बांटता फिरे, लेकिन इस बच्चे को यकीन है कि लोगों को खुशियाँ देता है। तो वो उससे सवाल कर बैठता है कि तुम ऐसा कैसे करते हो।